साथियों नमस्कार। सुरेश कांत। आज हम लोगों का लेक्चर रहने वाला पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, सिलेबस का सेकंड चैप्टर राज्य, स्टेट। ठीक है, हमारे सिलेबस में सेकंड चैप्टर कौन सा? स्टेट, राज्य है। राज्य के विषय में क्या है, राज्य कैसे बनता है, राज्य के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी होता है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, तमाम ऐसी सारी चीजें हैं जो सब कुछ उस सिलेबस में है। तो सिलेबस के अनुसार ही हम लोग कवर करें, क्योंकि ये एलटी टीजीटी पीजीटी सबके लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है पहले हमने लिख रखा है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के निर्माणक तत्व कौन कौन से, यानी राज्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है। जैसे जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है। सरकार का मतलब राजनीतिक संगठन, ठीक है, और संप्रभुता, ये अनिवार्य तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दीज आर द मेन एलिमेंट्स फॉर द स्टेट। ठीक है, तो एक बात तो ये है, ठीक, चार तत्व है मोटा मोटा जो सभी विचारकों ने दिया हुआ है। फिर है राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। आखिर राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो किस तरह से होती है, किस किस तरह के राज्य होते हैं, यानी कि राज्यों का उदय कैसे हुआ, किस किस टाइप के राज्य बने हैं आज तक। ये जैसे राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत है। सबसे पहले ये दैवीय सिद्धांत मूलतः वो सिद्धांत है जब एक शुरू से जब राजतंत्र था, लोकतंत्र पूरे विश्व में कहीं था ही नहीं। ठीक है, और ये सिद्धांत लगभग मध्य युग के यूरोप में, खास करके मध्य युग तक चलता रहा, जब तक यूरोप में पुनर्जागरण काल या प्रबोधन काल का आगमन नहीं होता है। और पुनर्जागरण काल कब आता है? 16वीं सदी के आरंभ में आता है। ठीक है, 16वीं सदी के आरंभ में आता है। ठीक है, यानी कि 1500 के बाद, 1500-1600 के बीच में पुनर्जागरण, खास करके 1500 से थोड़ा सा पहले 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, 15वीं सदी के उत्तरार्ध में आता है। ठीक है, यहीं से होता है। इसका कोई निश्चित कालखंड नहीं है, टाइम पीरियड फ्रेम नहीं है पुनर्जागरण का, प्रबोधन का। तो पुनर्जागरण काल ये माना जाता है कि 15वीं सदी के एंड से समय और 16वीं सदी की शुरुआत से बहुत जबरदस्त हो जाता है पूरे यूरोप में। ये वही समय है जब पूरे यूरोप में बिल्कुल से, खास करके ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यहाँ पे ऐसे ऐसे विचारकों का उदय होता है, खास करके इंग्लैंड में। क्योंकि इंग्लैंड अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत आधार स्तंभ था, और लोकतंत्र का जो सामाजिक परिवेश था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि लोकतंत्र की उत्पत्ति के लिए जितने पैरामीटर चाहिए थे वो सब इंग्लैंड फुलफिल कर रहा था। यानी कि वहां की स्वतंत्रता पहले से ही थी। वहां के जो बड़े बड़े विचारक हैं, जैसे आपने यहाँ पे मैंने लिखा है लॉक है, ठीक है, जॉन लॉक है। लॉक का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक प्रकार से लॉक ने बिल्कुल से हिला के रख दिया था अपने विचारों से, अमेरिकी क्रांति में, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति में, ठीक है, फ्रांस की स्वतंत्रता में, हर जगह लॉक का आप देखेंगे, लॉक का जो सिद्धांत है और लॉक के जो विचार हैं, विचारों ने बिल्कुल से काया पलट के रख दी है। तो ये वही टाइम पीरियड है। तो अगर राज्य के दैवीय सिद्धांत देखेंगे तो ये शुरू से, यानी कि जब से राज्य का गठन होता है, मान लीजिए कि 2000-2500 साल पहले से, 3000 साल पहले से, वहां से लेके मध्य युग तक आते आते 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी तक लगभग राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत चलता रहता है। बीच बीच में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के ही साथ में जुड़ा हुआ है बल प्रयोग का सिद्धांत। ठीक है, बल प्रयोग का सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में बस एक अंतर है कि बल प्रयोग का सिद्धांत में बहुत सारे राजाओं ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना। यानी कि जैसे राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में ये माना जाता है कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, या ईश्वर की छाया है, या ईश्वर का एक प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद उसे मिला हुआ है। और इस बात को तमाम सारे पुराने जो विचारकों ने भी कहा है, और इवन की अगर भारतीय शास्त्र में देखा जाए तो कौटिल्य भी कहता है, मनुस्मृति भी कहता है बात, महाभारत के शांति पर्व में है, और वो बौद्ध ग्रंथ के दिग्निकाय में भी है। ठीक है, ऐसे हर जगह, चाहे वो जितने भी लोग हों दुनिया के, अगर राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि उसमें राजा की वो ईश्वर की छाया देखते हैं राजा में। यानी कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं, दूत बताते हैं, और ईश्वर
खुद भी कहता है, राजा खुद भी कहता है कि नहीं नहीं, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जैसे इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम कहता है कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो बल प्रयोग का सिद्धांत में और राज्य की दैवी सिद्धांत में बस एक ही अंतर है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है, यहाँ पे भी सत्ता अमूमन उसी को मिलती है जो कहते हैं कि शक्ति से सत्ता को ले लेता है। बल प्रयोग का सिद्धांत अगर आप भारत में भी देख लें, जैसे मुगलों का शासन आता है, सल्तनत काल में आता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही राजवंश के लोग चलते, अगर एक ही राजवंश का चल रहा है शासन, तो उसमें उत्तराधिकार भी पूरी तरह से सही तरीके से नहीं चलता है, जो जिसको पाता है उसी को मार डालता है। तो ऐसा पूरी दुनिया में भी चलता है उस टाइम पे जितने भी राजतंत्र चल रहे होते हैं। फिर आता है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। इस सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की आधारशिला ये था, लोकतंत्र की आधारशिला था, यानी कि लोकतंत्र के स्थापना के लिए सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है, इसने एक रास्ता खोल दिया कि नहीं, अब बहुत हो चुका मारकाट, बहुत हो चुकी दैवी शक्ति का सिद्धांत, बहुत हो चुका बल प्रयोग का सिद्धांत, अब बात यहां से आगे बढ़ेगी। अब बात होगी सिर्फ लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की शुरुआत कैसे होगी या लोकतंत्र को लाया कैसे जाएगा। इसको लोकतंत्र को लाने में अगर पूरे विश्व में और इंग्लैंड से अगर इसकी शुरुआत की जाए, तो जो विचारक हैं जैसे लॉक हैं, हॉब्स हैं, रूसो हैं, इन लोगों ने जो है इसके लिए बहुत अथक प्रयास किया, अपने विचारों को फैलाया। ठीक है, और इनके विचारों ने जो है उस टाइम पीरियड में जो है बिल्कुल से क्रांति ला दी थी। ठीक है, बड़े बड़े राजा इनसे डरते थे, इनके विचारों से, जो राजतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, जो बल प्रयोग के कह सकते हैं, जिनकी गद्दी सिर्फ बल प्रयोग के आधार पर चलती थी, वो सभी लोग डरते थे। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है, वो एक प्रकार से लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक है, और जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये आपके बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस में है और यहीं से प्रश्न आते हैं। अगर इस चैप्टर 2 राज्य है, उसमें 5 पॉइंट सब डिवीजन कर लेंगे। पहला है राज्य की परिभाषा, दूसरा है राज्य के निर्माणक तत्व, ठीक है, तीसरा है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसी में ये है। ठीक है, इसके बाद फिर ये मेन है, और ये हो गया सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। इसको भी हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि बिना इसको समझे और बिना इसको पढ़े सब बेकार है, आप समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे पॉलिटी में। फिर है चौथा ऐतिहासिक या विकासात्मक सिद्धांत, जिसमें उदारवादी दृष्टिकोण है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। इसी का अगला क्रम कह सकते हैं, जैसे कि लोकतंत्र अगर यहाँ पे है, ये लोकतंत्र की शुरुआत चौथे नंबर से हो रही है, तो तीसरे नंबर पे बिल्कुल से ये है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। बस इसके बाद जो अगला चरण आता है वो ऐतिहासिक या विकासात्मक सिद्धांत, यानी कि विकासात्मक सिद्धांत का मतलब कि हमने विकासवाद की अवधारणा को ग्रहण कर लिया है, और इसी विकासात्मक सिद्धांत में उदारवादी दृष्टिकोण बनता है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण बनता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आप जानते ही हैं, एंजल ने दिया था। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में मूलतः एंजल के विचार हैं। ठीक है, और एंजल ने ही बताया है कि राज्य क्यों अनिवार्य है या क्यों नहीं अनिवार्य है, और राज्य जब बनता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, और राज्य नहीं था तो भी कैसे समाज चल रहा था। ठीक है, बेसिकली इसने वही मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, तो वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष की ये बात बताता है अपनी पुस्तक में, उसको आगे देखेंगे। फिर है उदारवादी दृष्टिकोण में खास करके राज्य के बारे में किसने बताया है कि राज्य किन किन चरणों से मिलकर बनता है, यानी कि राज्य के लिए मूलभूत चीजें क्या हैं, राज्य किससे निर्मित होता है। उदारवादी दृष्टिकोण में, मैं अभी सिर्फ उदारवादी लिबरल थॉट्स की बात कर रहा हूं, और जो लिबरल दृष्टिकोण है उसमें जैसे हेनरी मैन है, हेनरी मैन का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। यानी हेनरी मैन जो है वो ये बताते हैं कि वो जो राज्य है और जो राज्य चला आ रहा है और जो राज्य के विरोध में भी लोग रहते हैं, और जो राज्य है वो परिवार का विस्तृत रूप है। ठीक है, और उसी परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष या जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, उसी की छत्र छाया में ये परिवार पलता है, और परिवार पलते पलते जो है वो राज्य की अवधारणा को साकार कर देता है, यानी कि परिवार से ही समाज से राज्य का विकास हो जाता है। हेनरी मैन का दृष्टिकोण मूलतः पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि
पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का प्रवर्तक या जनक जो माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अरस्तु को ही पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का प्रवर्तक माना जाता है। फिर है मैकाइवर। उदारवादी दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई थिंकर है तो वो मैकाइवर है। मैकाइवर ने ही अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट 1926 में इनकी पुस्तक आई थी। ये वही कालखंड है, जब आप सोचिए कि 1926 का कालखंड अगर ले लीजिए, अगर ऐसे थिंकर्स की बात की जाए जो मैकाइवर जैसे लोग हैं, तो इनकी पुस्तक उस टाइम पीरियड में आई थी जब आप देखिए कि धीरे धीरे जो है उपनिवेशवाद, यानी कि उपनिवेशवाद का धीरे धीरे अंत होने वाला था। भारत में भी 1947 में उपनिवेश खत्म हो गया, भारत को स्वतंत्रता मिली। ऐसे ही बहुत सारे छोटे बड़े देश जो है उपनिवेश यानी कि गुलामी की दास्ता को तोड़ रहे थे। तो इन सब थिंकर्स का यूरोप में बहुत जबरदस्त असर हो रहा था और इन्होंने ही अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट 1926 में आई थी, जिसमें एक राज्य के लिए जो एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसको बताया था कि नहीं, व्हाट इज नेसेसरी फॉर स्टेट क्या है। तो 5 चरणों को बताया। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। मैकाइवर ने ही स्टेट को क्या कहा है, सर्विस स्टेट कहा है। ये बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है और ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेवाधर्मी राज्य का समर्थन किसने किया है। ठीक है, सेवाधर्मी राज्य का समर्थन किसने किया है, तो सेवाधर्मी राज्य के विषय में कहा है मैकाइवर ने। सेवाधर्मी मूलतः ये होता है कि जो राज्य होता है उसका जो भाव होता है वो इस प्रकार से होना चाहिए, एक नागरिक के लिए, जनता के लिए सेवा का भाव होना चाहिए, ना कि सेवक, जनता से सेवक की भावना की उम्मीद करनी चाहिए। तो सेवाधर्मी राज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का जो थॉट्स होना चाहिए, जो राज्य के नीति नियंता है, जो जिनको अधिकार मिला हुआ है, जो सत्ता को चला रहे हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो सर्विस के लिए होना चाहिए, जनता को अच्छी से अच्छी सर्विस देने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हुआ। इन्हीं के विचारों को तमाम सारे थिंकर्स थे, मैंने लिख दिया है जैसे पूछा जाता है, जैसे गार्नर है, सिस्बिक है, डुग्बी है, हिचनर है, हरबोल्ट आदि विचारकों ने भी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। यानी कि जो मैंने अभी बताया था कि जो हेनरी मैन है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के विषय में जो कहते हैं कि एक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में जो है, जो सबसे वृद्ध होता है, पुरुष व्यक्ति होता है, उसी से सत्ता धीरे धीरे उसी के छत्र छाया में सब लोग पलते बढ़ते हैं और उसी से परिवार से लेके, समाज से लेके फिर राज्य का गठन हो जाता है। और इसी को जो है पितृसत्तात्मक और गार्नर, सिस्बिक, डुग्बी, हिचनर और हरबोल्ट आदि ने समर्थन किया है। तो ये मोटा मोटा साथियों सेकंड चैप्टर है राज्य स्टेट, जिसके विषय में हमने बात की है। अब इसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सभी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, लेकिन जैसे राज्य की परिभाषा में अब बहुत सारे थिंकर्स ने दिया है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किसने किसने क्या क्या दिया। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, ये आपका सब डिवीजन कर दिया गया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं राज्य की परिभाषा। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ठीक है, द प्रिंस मैकियावेली की एक पुस्तक का नाम है, 16वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस में पहली बार निकोला मैकियावेली ने राज्य शब्द का उल्लेख किया है, यानी कि राज्य के विषय में पहली बार, सबसे पहली बार बताया है। ठीक है, किसने कहा है? निकोला मैकियावेली ने। निकोला, ये प्रश्न आता है कि किस ने पहली बार, पुस्तक का नाम है द प्रिंस, पहली बार स्टेट शब्द का यूज किया है, फर्स्ट बार। ठीक है, निकोला मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में स्टेट, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। ठीक है, और ये पुस्तक आई है 16वीं शताब्दी में। ठीक, इसके बाद फिर दूसरा हुए हैं जर्मन मैक्स वेबर। ठीक है, ये जितने भी थिंकर्स हैं इनका जो कोटेशन है मैं बाद में लिखवाता रहूंगा, अभी एक साथ कोटेशन और परिभाषा नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले क्लास देख लीजिए, पहले लेक्चर देख लीजिए। जर्मन शास्त्री हैं, ठीक है, जर्मन समाजशास्त्री हैं, ये मूलतः
आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत बड़े मैक्स वेबर जो है ये बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, बहुत प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं दुनिया में, पूरे विश्व में समाजशास्त्री के रूप में। इन्होंने राज्य के विषय में क्या कहा है? इन्होंने राज्य के विषय में ये कहा है कि राज्य मतलब समाजशास्त्री इन्होंने परिभाषा दी है, राजनीतिक नहीं परिभाषा दी है। इन्होंने ये कहा है राज्य ऐसा मानव समुदाय है, ठीक है, जो निर्दिष्ट भूभाग में, यानी कि राज्य ऐसा मानव समुदाय, राज्य के लिए क्या जरूरी है अभी तो बताऊंगा मैं। राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। यानी कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जिसके अंदर निर्दिष्ट भूभाग है और विधि सम्मत प्रयोग की शक्ति प्राप्त है। ये मैक्स वेबर ने बताया। बेसिकली उनकी परिभाषा जर्मन समाजशास्त्री हैं, तो समाजशास्त्री आधार पे ही होगी, ठीक है। फिर ऐसे ही आर.एम. मैकाइवर है, वही आर.एम. मैकाइवर हैं जिन्होंने राज्य की परिभाषाएं बहुत सारे थिंकर्स ने दी हुई हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लिया जा रहा है, ठीक है। बाकी कोटेशन जो है मैं बताऊंगा। मैकाइवर हैं, ठीक है। C.H. पेज है, C.H. पेज है। फिर कौन है? C.H. पेज है। फिर है हेराल्ड जे लास्की, हेराल्ड जे लास्की है, ठीक है। फिर है वाटकिंस है, वाटकिंस है। और हाँ, हमारा संविधान का आर्टिकल 12 है, भारतीय जो संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के 12वें अध्याय में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ये हो गई राज्य की परिभाषा से संबंधित बहुत सारे जो थिंकर, जो प्रमुख थिंकर्स हैं उनके विषय में बात की जा रही है, ठीक है। इन लोगों ने परिभाषा दी है, कोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो निकोला मैकियावेली ने, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस नाम है, ठीक है। पहली बार स्टेट का नाम दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है मैक्स वेबर है, ठीक है। हेराल्ड जे लास्की की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें हैं तो आदमी कितना याद करे, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसमें वो इस बात को कहते हैं, राज्य की परिभाषा देते हैं, राज्य के विषय में बताते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वाटकिंस देते हैं आर्टिकल 12। ये हो गए ऐसे कुछ थिंकर जो राज्य की परिभाषा बताते हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। फिर संविधान के बारे में बताया गया है, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान में क्या कहा गया है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और विधानसभाओं की सरकारें, ठीक है। इसके बाद विधानसभाओं आर्टिकल 12 में कहा गया है भारत की सरकार तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत सरकार की संसद, ठीक है। और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी जितने भी लोग हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ की जो परिभाषा है वो यही है। आपको वो वर्ड याद रखना पड़ेगा कि भारत सरकार और उसकी संसद, राज्य की सरकारें तथा विधानमंडल और भारत सरकार के अधीन आने वाले स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकारी ही राज्य के परिभाषा के तहत होते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं, ये तो राज्य की परिभाषा की बात हो गई वहां। अब देखते हैं दूसरा कि राज्य के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे राज्य के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। राज्य के निर्माणक तत्व
तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है जनसंख्या, ठीक है। फिर क्या होता है, भूभाग होता है। फिर क्या होता है, सरकार होता है। सरकार का मतलब मैंने बताया ना, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन होता है। फिर होता है संप्रभुता, संप्रभुता, सॉवरेंटी, सॉवरेंटी, ठीक है। कोई भी राज्य का निर्माण बिना जनसंख्या के संभव है ही नहीं, क्योंकि राज्य एक कल्पना है। कल्पना मात्र का मतलब एक अवधारणा है, संकल्पना है। राज्य के निर्माण तत्व यानी राज्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर भूभाग नहीं है तो राज्य बन ही नहीं सकता भौतिक रूप से। भौतिक रूप से भूभाग तो चाहिए ही चाहिए ना भाई। जैसे हमारा ही देश है, भारत है। भारत, अगर ये पूरा भारत है, ठीक है। मैं अपने देश की है सॉरी अपने देश का उदाहरण लेता हूं, ठीक है। ये हो गया भूभाग हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक राजनीतिक संगठन है, सरकार जिसको बोलते हैं, राजनीतिक संगठन है। एक का मतलब है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा ही अकेले। राजनीतिक संगठन का मतलब कोई भी सत्ता को चलाने वाला जिसको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। और अधिकार किसने दिया हुआ है, जनता ने दिया हुआ है। जनता ने अपने अधिकार उनको सौंप रखे हुए हैं, ठीक है। किसको, सरकार को। यानी कि एक राजनीतिक संगठन है जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, किस तरीके से, विधि सम्मत कर रहा है और संप्रभुता के साथ में कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सर ये हो गया, इसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, मान लीजिए भूभाग है, यहाँ पे ये जनसंख्या है, ठीक है। और सरकार के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि हम सरकार चला तो रहे हैं, लेकिन हम आपके अधिकारों को जो है नहीं छीनेंगे, या इस देश की सीमा या सीमा से परे। सीमा से परे का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम अपने अधिकार जो है दूसरों को नहीं दे देंगे। अपने हितों के लिए किसी दूसरे देश को दे दें अधिकार, थोड़ा बहुत समझौता कर लें, वो दूसरी बात है। हम अपने देश के अधिकार या अपने देश में रहने वाले वो सभी ऐसे नागरिक जिनका अधिकार जो है जनता ने हमें दिया है शासन करने के लिए, मनुष्यों के ऊपर, लोगों के ऊपर अपने साझे समझौते के द्वारा जो है हम उसको जो है बना के रखेंगे, यथावत रखेंगे। और सॉवरेंटी यानी कि अधिकार का हनन नहीं होने देंगे, अधिकार का समाप्ति नहीं होने देंगे। कुछ कुछ अधिकार संप्रभुता में हम सरकार को दे देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे जैसे जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति है, उस पे सरकार क्या करती है, सरकार एक विधान बनाती है, कानून बनाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को मृत्युदंड का भी सरकार ने दे रखा है। कैसे दे रखा है भाई, अगर जीवन की स्वतंत्रता है तो मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, लेकिन मृत्युदंड है। अगर आप गलत काम करेंगे, सरकार ने विधान बनाया, उस गलत काम के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है। तो कुछ संप्रभुता में हमने सरकार को गिरवी के रूप में दे दिया, सरकार ने हमारे अधिकार ले रखे, लेकिन वो अधिकार जो है उसके बदले में सरकार ने हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं जिनसे हम सुख चैन से रह सकते हैं। जैसे हमें सुख चैन से घूमने टहलने का, हमारी स्वतंत्रता का, हमारी रक्षा का, हमारे तमाम सारे ऐसे अधिकार अगर सरकार करती तो शायद प्राकृतिक दशा में बिना राजनीतिक संगठन के सरकार के एक दूसरे को लोग मार डालते, तब वो बर्बर समाज होता, सभ्य समाज नहीं होता। तो तमाम सारी चीजें हैं। तो सरकार के जो राज्य के निर्माणक तत्व हैं वो जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है, ठीक है। अब इसमें जनसंख्या तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही राज्य के लिए। पहला अनिवार्य तत्व है, भाग है जनसंख्या, ठीक है। दूसरा है भूभाग, भूभाग के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार, संप्रभुता, मेन तो संप्रभुता जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये है राज्य के निर्माणक तत्व। तो साथियों यहीं पे इस क्लास को रोक देते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का भाग देखेंगे, और जो कोटेशन भी हैं, जो थिंकर्स हैं, कोशिश करेंगे कि उसमें हम आपको बताएं। खास करके जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, लॉक, रूसो, इन सब लोगों का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है साथियों, लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।